किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, जैसे जैसे बरसात का मौसम आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे खेतों में खड़ी हुई हमारी खरीफ की फसलें भी दिन ब दिन बड़ी होती चली जा रही हैं और अब समय है इनमें पौध संरक्षण का। किसान भाइयों, यदि समय रहते इनमें पौध संरक्षण ना किया जाए, पौधों का ध्यान ना किया जाए, तो भविष्य में एक बड़ी समस्या का सामना हमें करना पड़ सकता है और आप परेशानी में हो, ऐसा हम कैसे होने दे सकते हैं। इसीलिए आज के कार्यक्रम में हम पौध संरक्षण के विषय में ढेर सारी जानकारी आप सभी को देंगे, लेकिन इन सभी जानकारियों के साथ साथ बहुत आवश्यक है कि ये पता होना कि आए दिन हमारे आसपास कृषि के क्षेत्र में क्या कुछ नया हो रहा है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खबरें खेती की और मंडी भाव के साथ। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। उर्वरकों का अग्रिम उठाव करें किसान। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संगोष्ठी 28 सितंबर से। अमर बेल का नियंत्रण। कपास में लाल पत्ती का नियंत्रण। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। मध्य प्रदेश के किसानों को रबी 2016-17 में खाद की कमी से बचाने तथा ज़रूरत के मुताबिक समय पर खाद उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश कृषि विभाग ने उर्वरक अग्रिम भंडारण योजना के तहत लक्ष्य जारी कर दिए हैं। कृषि विभाग के मुताबिक रबी के लिए भंडारण योजना गत 1 अगस्त से प्रारंभ हो गई है तथा 15 सितंबर तक लागू रहेगी। शासन द्वारा राज्य में वर्ष 2012-13 से रासायनिक उर्वरकों की अग्रिम भंडारण योजना स्वीकृत की गई थी। इसमें मुख्यतः डीएपी कॉम्प्लेक्स, यूरिया एवं पोटेशिक उर्वरक का भंडारण किया जाता है। रबी में विपणन संघ के लिए 7,35,000 मीट्रिक टन तथा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के लिए 5,95,000 मीट्रिक टन उर्वरक के अग्रिम भंडारण का लक्ष्य तय किया गया है। शासन ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि अग्रिम भंडारण योजना में निर्धारित लक्ष्यों का समितिवार विभाजन कर उर्वरक मांग की जानकारी के मुताबिक भंडारण की व्यवस्था कराएं तथा किसानों को अग्रिम उठाव के लिए प्रोत्साहित करें। हिंदी पखवाड़ा के अवसर पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा कृषक समृद्धि हेतु कृषि की विभिन्न विधाओं में नवाचार व कौशल विकास संदर्भ कृषकों की आय में दोगुनी वृद्धि विषय पर 3 दिवसीय 28 से 30 सितंबर 2016 तक राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संगोष्ठी सह कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस संगोष्ठी में देश के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अंतर्गत संचालित विभिन्न संस्थानों के कृषि वैज्ञानिकों तथा कृषि से संबंधित विभागों के अधिकारियों, विशेषज्ञों, प्रगतिशील कृषकों, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि एवं संबंधित संस्थानों के प्रतिनिधि तथा कृषि शोध छात्र भाग लेंगे। इस संगोष्ठी में कृषि उद्यानिकी, कृषि वानिकी, पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, कृषि अभियांत्रिकी, कौशल विकास, कृषि बाजार, विपणन, कृषक नवाचार, कृषि में सिंचाई एवं लेखन आदि विषयों पर तकनीकी सत्रों का आयोजन किया जाएगा। अमर बेल से फसल ही नहीं, बड़े बड़े वृक्षों को भी हानि पहुंचती है। नींबू में 30 से 35, मूंग में 70 से 90 तथा उड़द में 30 से 40% तक उपज को नुकसान होता है। इसके नियंत्रण के लिए विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। सबसे पहले सुनिश्चित करें कि बोए जा रहे बीज में अमरबेल के बीजों की मिलावट ना हो। साथ ही 1 लीटर पानी में 100 ग्राम नमक मिलाकर घोल बनाएं तथा बीजोपचार करें। यदि किसान भाई अमरबेल का रासायनिक पद्धति से नियंत्रण करना चाहते हैं तो क्लोरोपाम 6 से 7 किलोग्राम या डाइक्लोनेनिन 2 ग्राम के सक्रिय तत्वों की मात्रा प्रति हेक्टेयर मिट्टी में उपयोग करें। यदि रिचका या बरसीम की फसल लगाई है तो कटाई से 5 से 10 दिन बाद डाइक्वाट दवा 6 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आवश्यकता अनुसार पानी में घोल बनाकर छिड़कें। कपास में फसल में कई बार 60 दिन की अवस्था पर लाल पत्ती तथा फूल झड़ने की समस्या आती है। इस समस्या का समाधान करना अति आवश्यक है। बीटी कपास की कुछ जातियों में लाल पत्ती की शिकायत देखी जा रही है। यह वंशागत लक्षण है, कोई रोग नहीं है। यदि लाल पत्ती तथा फूल झड़ने की शिकायत है तो 750 ग्राम डीएपी, 750 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश 2-2 लीटर पानी में अलग अलग प्लास्टिक के बर्तन में 12 घंटे भिगोकर रखें एवं दूसरे दिन छानकर एक बड़े बर्तन में दोनों घोल को मिला लें। इस मिश्रण को 100 लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिनों के अंतर से छिड़काव करें। लाभ होगा, समस्या का समाधान आसान हो जाएगा। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। सोयाबीन में वैज्ञानिकों की सलाह अनुसार इल्ली का नियंत्रण करें। सोयाबीन के खेतों में भरे पानी को निकालने की व्यवस्था करें। खरीफ फसलों में डोरा, कुल्फा, हैंड व्हील को चलाकर खरपतवार नियंत्रण करें। पपीते की नर्सरी तैयार करें। किसान भाई तालाबों में मछली पालन करें। कृषि यंत्रों का अधिक उपयोग कर समय धन बचाएं।
तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में बस इतना ही। आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। सबसे पहले गेहूं का रुपए प्रति क्विंटल में भाव जान लेते हैं। भिंड में न्यूनतम 1,650 रुपए, वहीं अधिकतम 1,665 रुपए। देवास में न्यूनतम 1,747 रुपए, अधिकतम 1,850 रुपए। झाबुआ में न्यूनतम 1,600 रुपए, अधिकतम 1,770 रुपए। लश्कर में न्यूनतम 1,650 रुपए, वहीं अधिकतम 1,712 रुपए। अब हम सरसों उपज का रुपए प्रति क्विंटल में भाव जानेंगे। मंदसौर में न्यूनतम 3,952 रुपए, वहीं अधिकतम 4,209 रुपए। सीहोर में न्यूनतम 3,780 रुपए और अधिकतम भी 3,780 रुपए। गंजबासौदा में न्यूनतम 2,601 रुपए, अधिकतम 3,845 रुपए। छतरपुर में न्यूनतम 3,840 रुपए, वहीं अधिकतम 3,900 रुपए। अब हम सोयाबीन की उपज का रुपए प्रति क्विंटल में भाव जानेंगे। अलीराजपुर में न्यूनतम 3,350 रुपए, अधिकतम 3,450 रुपए। धामनौद में न्यूनतम 2,515 रुपए, वहीं अधिकतम 3,295 रुपए। इंदौर में न्यूनतम 2,800 रुपए और अधिकतम 3,485 रुपए। नागदा में न्यूनतम 3,121 रुपए, वहीं अधिकतम 3,394 रुपए। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अब समय है आपको मिलवाने का उन कृषि वैज्ञानिक से जो हमें बताएंगे कि किस प्रकार से पौध संरक्षण किया जाए। तो आइए आपको मिलवाते हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार द्विवेदी जी से, जो कि कृषि वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र नकतला रायसेन में। तो द्विवेदी जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। प्रदीप जी, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि इस समय खरीफ की फसलें लगी हुई हैं खेत में, तो ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं जो अभी खेतों में लगी हुई हैं और जिनमें बहुत आवश्यक है कि पौध संरक्षण किया जाए? इस विषय में आप हमें कुछ बताएं। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारी जो प्रमुख रूप से खरीफ की फसलें हमारे मध्य प्रदेश में, हमारे राज्य में जो उगाई जाती हैं, उसमें प्रमुख रूप से सोयाबीन है, जो कि एक तिलहनी फसल है। दलहनी फसल में उड़द और मूंग का भी क्षेत्र कहीं कहीं पे है, और अरहर एक फसल है जो उसका भी बड़े स्तर पे हमारे कुछ ज़िलों में उसको हम उगाते हैं। उसमें हम देखते हैं कि कुछ हमारी समस्याएं रोग और बीमारी कीट के संबंध में आती हैं। अगर हम उनका निरीक्षण नहीं कर पाते हैं, सही समय से उसका उपचार नहीं कर पाते हैं, तो हमारा उत्पादन बहुत गिर जाता है। तो हमें अपने देश के लिए और प्रदेश के लिए अच्छे उत्पादन के लिए हमें पौध संरक्षण की एक प्रमुख रूप से जानकारी की आवश्यकता रहती है और उसे प्रबंधन की भी आवश्यकता रहती है। ढेर सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे ग्रसित हमारे पौधे होते हैं, तो इनका उचित तरीके से प्रबंधन उपचार कैसे किया जाए? हाँ, इसका हम अगर जो एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन के अंतर्गत अगर शुरुआत से कुछ प्रिवेंटिव मेजर रहते हैं, अगर हम शुरुआत से ही उपचार करना प्रारंभ कर देते हैं, तो हमारा खर्च भी कम आता है और हमारी पौध भी, हमारी फसल भी पूर्ण रूप से सुरक्षित रहती है। जैसा कि हम देखते हैं सोयाबीन के स्थिति में देखते हैं, सोयाबीन के हम विषय में चर्चा करते हैं, तो उसमें प्रमुख रूप से जैसे कि हम ये पीला मोज़ेक को बचाने के लिए शुरुआत से अगर हम बीज उपचार कर लें, बीज उपचार के लिए थायोमेथाक्सम 30 FS की एक दवा आती है, इमिडाक्लोप्रिड के नाम से 17.8 SL की आती है, उससे अगर हम बीज उपचार कर लेते हैं तो जो थायोमेथाक्सम 30 FS होता है, इसकी जो है 100 ml मात्रा 1 किलो बीज से बीज उपचार कर लेंगे तो पीला मोज़ेक में जो सफ़ेद मक्खी आती है उसको 40 से 50 दिन तक नियंत्रित हो जाती है। अगर ये दवा नहीं तो इमिडाक्लोप्रिड जो 17.8 SL की आती है, उसको अगर हम
100 ml 1 किलो बीज के हम बीज उपचार कर लेते तो नहीं आता है। इसके साथ ही साथ हम अगर पौध संरक्षण की बात करते हैं तो चारों तरफ से जो हमारी फसल लगी हुई होती है वहाँ पे कुछ होस्ट क्रॉप होती हैं। होस्ट क्रॉप में जैसे कुछ सोलेनेसिस क्रॉप रहती हैं, जैसे कि उसमें हमारी टमाटर आता है, बैगन आता है, मिर्च आता है। इस तरीके की अगर फसल के चारों तरफ लगी हुई होती है तो हमारी फसल जो है उसके साथ ये अल्टरनेट होस्ट का काम करती है, तो वहाँ पे सफ़ेद मक्खी पाई जाएगी। अगर समर मूंग लगाते हैं तो भी प्रभावित होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए हम कोशिश ऐसा करें जहाँ पर ये फसलें लगी हुई हो तो हम वहाँ पे इस फसल को ना लगाएं और बीज उपचार कर लेंगे तो ये मक्खी नहीं आएगी। तो हम ये करते हैं कि हमको बीज उपचार बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ समर हम जैसे कि गर्मी की गहरी जुताई करेंगे तो ये पेस्ट के आने के चांसेस कम रहते हैं, चूँकि इसके जो पूर्व में जो संतति रहती है वो नष्ट हो जाती है, फिर हमारी फसल को नुकसान कम होता है। इसके साथ साथ भी येलो स्टिकी ट्रैप आते हैं, पीले ट्रैप लगा लेते हैं 20 से 25 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। उसमें अगर नहीं आता तो देसी विध हमारी ये रहती है कि पीली अगर कुछ दफ्ती वगैरह रहती है उनको काट के लगा लेंगे, उसमें ग्रीस लगा लेते हैं या अंडी का तेल वगैरह लगा देंगे तो ये मक्खी उड़ के आती है और चिपक जाती है उससे, तो हमारी फसल को नुकसान नहीं पहुँचाती है। बॉर्डर क्रॉप के रूप में जैसे कि मक्का वगैरह है, ज्वार है, लंबी जो फसलें रहती हैं उनको लगा लेते हैं तो सोयाबीन की फसल हमारी इस कीट से सुरक्षित हो जाती है। जैसा कि और देखते हैं कि प्रमुख रूप से कीट हमारे आते हैं, उसमें से तम्बाकू की इल्ली आती है, टोबैको कैटरपिलर इसके नाम से जानते हैं। तो इसके लिए भी क्या किन फसलों में ज़्यादा पाई ये जाती है? सोयाबीन में ही लगता है, वैसे और भी काफ़ी क्रॉपों में लगता है, अरहर में भी आता है, ये मूंग में भी आता है और भी अन्य फसलें हैं। टोबैको कैटरपिलर इसलिए कहते हैं कि जो तम्बाकू में सबसे पहले आया था, इसलिए इसको टोबैको कैटरपिलर कहते हैं। इसका समाधान कैसे इसका समाधान इस तरीके से करते हैं कि इसके लिए एक हमारे पास हम अंतिम रूप में केमिकल के रूप में जाते हैं। हमें शुरुआत में अगर एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन की बात करते हैं, चूँकि हमारा वातावरण सुरक्षित रहे और जो हमारे समाज है वो सुरक्षित रहे, इसलिए हम हल्की दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। जैसे नीम आयल है, नीम आयल का इस्तेमाल करेंगे। कुछ बैक्टीरिया आते हैं, नीम आयल को 2 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे तो इसका असर हमारे शरीर पे अवशेष के रूप में फसल में कम रहता है और जब हम उसको उपयोग करते हैं तो हमारे अंदर भी उसके अवशेष कम आता है, इसलिए हमारा वातावरण भी सुरक्षित रहता है। दूसरा, एनपीवी वायरस आता है, SLNPV के नाम से आता है, चूँकि इसको स्पोडोप्टेरा लिट्यूरा कहते हैं। तो इसको हम SLNPV के नाम से 250 एली प्रति हेक्टेयर की मात्रा से इस्तेमाल करते हैं तो ये नियंत्रित हो जाता है। इसके साथ ही साथ कुछ कीटनाशक भी आते हैं। फिर बाद में अगर ये कीट नहीं समाप्त होता है तो इसके बाद में जैसे क्विनालफास दवा आती है, क्विनालफास 25 सीसी की 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे तो नियंत्रित हो जाएगा। प्रोफेनोफास आता है, उसको भी अगर हम 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे तो ये कीट नियंत्रित हो जाता है। अगर इसका कीट की इल्ली अवस्था नुकसान पहुंचाती है, अगर वो इल्ली बड़ी भी होती है तो हम इसके बाद फिर थोड़ी सी हमको कड़ी दवा का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे फ्लुवेंडामाइड दवा आती है 39.35 SC की होती है, वो 125 ml मात्रा प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होती है। अगर ये दवा नहीं उपलब्ध रहती है तो इंडाक्साकार आती है 14.5 SC की होती है, उसको हम 500 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे तो ये कीट नियंत्रित हो जाएगा। तो किसान भाइयों, आपने जाना कि किस प्रकार से पौध संरक्षण किया जा सकता है, कैसे आप अपनी खरीफ की फसलों को विभिन्न कीटों से, इसी के साथ साथ बीमारियों से, पेस्ट से कैसे बचा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ आए, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी सारी जानकारियाँ दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं, असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्या है फसलों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल, बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो
किसान भाइयों, आपने जाना कि किस प्रकार से हम अपने पौधों को संरक्षित कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि हम बात करें फलदार वृक्षों की, तो इनमें खाद, उर्वरक एवं खरपतवार नियंत्रण भी बहुत ही आवश्यक है। ये कैसे किया जा सकता है, आइए जानते हैं हमारे विशेषज्ञ से। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर के.एस. यादव, जो कि कृषि वैज्ञानिक हैं, कृषि विज्ञान केंद्र सागर से। तो आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि फलदार वृक्षों में खरपतवार नियंत्रण कैसे किया जाए। हमारे जो प्रमुख फलदार फसल हैं, विशेष करके आम है, अमरूद है, नींबू है, पपीता है, केला है, अनार है, इन सभी फसलों में जो है बरसात के सीज़न में काफ़ी मात्रा में जो है खरपतवार निकल आए होंगे। स्वाभाविक है कि हम आगे की रबी फसल लेने के लिए अभी से तैयारी कर दें, और इससे करने के पहले इन फसलों में जो है फलदार वृक्षों में, जैसा कि हमारे किसान भाई बहुत कम ध्यान देते हैं इसमें खाद उर्वरक का प्रबंधन करने के लिए, तो खाद उर्वरक का जो है अवश्य प्रबंधन करें। आप जानते होंगे, सबसे पहले प्रारंभ करते हैं आम की फसल से। आम में जो है इस समय जो नए फलदार बगीचे लगाए होंगे किसान भाई, स्वाभाविक है उसमें खाद और उर्वरक डाल चुके होंगे, तो ध्यान ये रखें कि उसमें जो है लगाने के बाद उसमें स्टेकिंग ज़रूर करें, अन्यथा पौधे जो है आड़े टेढ़े जो है हो जाते हैं और सही रूप नहीं ले पाता है। दूसरा, अगर किसान भाई मान लीजिए हम जब खाद उर्वरक का प्रबंधन करते हैं, चाहे कोई भी हमारा फलदार वृक्ष हो, आम हो, अमरूद हो, चाहे आंवला हो, तो उसमें उसकी उम्र के अनुसार हमें खाद और उर्वरक डालना चाहिए। प्रायः ये देखा जाता है कि फलदार वृक्षों में खाद उर्वरक का प्रबंधन होता ही नहीं है, और हमारे किसान भाई अक्सर प्रश्न किया करते हैं हमारे वैज्ञानिकों से या विभागीय अधिकारियों से कि हमारा फल जो है नहीं लगता है, फल जो है गिर जाता है, झड़ जाता है। तो इसका सबसे प्रमुख कारण है उसमें उचित अनुपात में जो है पोषक तत्वों का प्रबंधन न करना। तो इसके लिए जब भी आप इन फसलों में जो है उम्र के अनुसार, खासकर फलदार वृक्षों में उम्र के अनुसार, 1 साल के अनुसार, 2 साल के अनुसार, 3 साल के अनुसार अलग अलग मात्रा में खाद और उर्वरक का प्रबंधन करते हैं। अगर आम की फसल में किसान भाई डालना हो और 1 साल का आपका पौधा हो गया हो, तो उसमें जो है हम 100 ग्राम प्रति पौधा जो है 100 ग्राम नत्रजन, 75 ग्राम फास्फोरस और लगभग 100 ग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। और इसी अनुपात में लगभग 2 साल का पौधा है तो दूना कर देते हैं, 3 साल का है तो 3 गुना कर देते हैं, और 10 साल का अगर पौधा है तो ठीक इसी अनुपात में हम 1 किलो नत्रजन, 1.25 किलो फास्फोरस और 1 किलो जो पोटास जो है ये सही अनुपात में डालना चाहिए। ठीक इसी तरह से अमरूद की अगर बात करें तो उसमें 50 ग्राम प्रति पेड़ जो है नत्रजन, करीब जो है 30 ग्राम फास्फोरस और 50 ग्राम पोटास डालना चाहिए। आप अगर बात करेंगे नींबू के पौधों में तो सामान्य तौर पर उसमें भी 50 ग्राम नत्रजन प्रति पौधा प्रथम साल में और 50 ग्राम पोटास और 50 ग्राम फास्फोरस के रूप में देना चाहिए। ये पूरे साल ठीक इसी रूप में किसान भाई 2 साल का है तो उसकी दूनी मात्रा कर दें, 3 साल का है तो 3 गुनी कर दें। और ठीक आंवला जैसे है तो आंवला बड़ा पेड़ है, कटहल बड़ा पेड़ है, तो इसके लिए एक औसत रूप से 100 ग्राम नत्रजन, 75 ग्राम से लेकर 100 ग्राम फास्फोरस और 150 ग्राम करीब पोटास जो है आंवला को 2 भागों में बांट करके देना चाहिए। अब सवाल उठता है कि इन खाद उर्वरकों को दें कैसे। तो किसान भाई जैसे ही आपका मान लीजिए आम की फसल है, सितंबर के महीने में विशेष रूप से जो 1 भाग इसका 2 भागों में बांट कर देते हैं, तो जो हमने ऊपर का डोज बताया उसकी आप पौधों से अगर साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के अनुसार जो है तने के पास, तने से करीब 1 फीट दूर, अगर बहुत बड़ा पौधा है तो 2 फीट दूर, करीब 2 फीट के रेडियस में, 2 फीट की चौड़ाई में, 15 से 20 सेंटीमीटर की गहराई में नत्रजन, फास्फोरस और पोटास की गणना करके उसे गुड़ाई करके मिला देना चाहिए। और ये डिपेंड करता है, एक सार्वजनिक सिद्धांत है किसान भाई, चूँकि फलदार सभी वृक्ष हैं तो हर वृक्ष पर बताना संभव नहीं है स्पेसिफिक रूप से, बट आप एक सार्वजनिक सिद्धांत ये समझ लें कि हमारे पौधों में जब फूल आने से पहले और जब फूल पौधे में जब वेजिटेटिव ग्रोथ हो या पौधों में जब वृद्धि हो तो उससे पहले जो है खाद उर्वरक एक बार जरूर डालें, और जब फल उसमें बनना चालू हो जाए तो उसके बाद दूसरी मात्रा जो है डालनी चाहिए। ठीक इसी तरह से पौधों में जो खाद उर्वरक अगर डालना हो, ड्रिप के सिस्टम से डालना हो, तो उसके माध्यम से जो है घुलनशील जो उर्वरक होते हैं नत्रजन, फास्फोरस और पोटास के रूप में आजकल आने लगा है, तो इसकी मात्रा भी आप जो है ड्रिप के माध्यम से समय समय पर डाल सकते हैं। एक चीज़ और किसान भाई ध्यान रखें खाद उर्वरक डालते समय
कि हमारे पौधों में जब नीचे तने में खाद और उर्वरक आप डालते हैं तो तने के पास न हो करके तने से 1.5 से 2 फीट पौधों की उम्र के अनुसार 15 से 20 सेंटीमीटर गहराई पर गुड़ाई करके डालें। अब हम बात करते हैं कि इन पौधों में विशेष करके जब हम जो हमारे बहुत सारे खरपतवार हो गए हैं, ये विशेषकर विभिन्न प्रकार के कीट और रोगों को आश्रय देते हैं, तो इनको हमको नष्ट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आपका सितंबर का महीना आता है तो आप इन खरपतवार उर्वरकों में अगर छोटे खरपतवार हैं तो इन्हें जो है हम या तो देसी हल के माध्यम से या हैरो के माध्यम से या कल्टीवेटर के माध्यम से जुताई कर दें और जुताई करने के बाद जो है इसे खुला छोड़ दें तो ये जो है खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है। बहुत बड़े अगर पौधे हैं और आप रासायनिक दृष्टि से मान लीजिए बड़े आकार का फलदार वृक्ष है और उसमें रासायनिक दृष्टि से अगर आप जो उसका उपयोग करना चाहते हैं तो भी जो है हम आपको 2-3 खरपतवार नाशी बताते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना पड़ेगा कि इसका छिड़काव केवल खरपतवार पर करें और तने से जो है पास में न करें। इसके लिए पैराक्वाट या ग्रामेक्सोन करके आता है जो 1.5 किलो करीब 1.5 से 2.5 kg करीब जो है ग्रामेक्सोन या पैराक्वाट का आप छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन ध्यान बस ये रखें अगर पौधा छोटा है तो इसका प्रयोग कदापि न करें और करना भी है तो किसी बड़ी पॉलीथीन से छोटे पौधों को ढक लें और अगर इसका उपयोग करते हैं तो इससे सारे खरपतवार जो है नष्ट हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आपके पास पैराक्वाट की जगह पर आप आजकल ग्लाइफोसेट भी आने लगा, 1.5 लीटर मात्रा पर हेक्टेयर के लिए सफिशिएंट होती है, इसका उपयोग भी बाग बगीचों में करके और साफ़ सफाई रख सकते हैं। और तत्पश्चात जब आपकी नमी जो है जुताई लायक हो जाए तो हम कल्टीवेटर के माध्यम से या हैरो के माध्यम से इसकी जुताई गुड़ाई करके जो है साफ़ सुथरा खेत को बना लेना चाहिए। ध्यान ये भी रखें किसान भाई, विभिन्न प्रकार के फलदार वृक्षों में अगर ये पौधे छोटे हैं तो शुरुआती 3-4 सालों में हमारा खेत खाली रहता है, तो सितंबर में खेत की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सितंबर-अक्टूबर से जो है विभिन्न प्रकार की जो है इसमें फसल लेकर के हम एक अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। ये बदलाव क्या है? बदलाव से हुआ क्या है? भैया ये बड़े काम की चीज है। जब जब बदलाव आया है अपने संग खुशहाली लाया है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है और इस बार ये देश के हर हिस्से की सूरत को बदल के रहेगा। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा, क्योंकि जब जब बदलाव आया है वो अपने साथ खुशहाली लाया है। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। कैसे पाएं अच्छी पैदावार? खाली पड़े हैं खेत, उस समय हम नमूने मिट्टी के नमूने लेते हैं। कैसे रखें पशुओं का ख्याल? पशु बीमा बहुत जरूरी चीज है। कौन सी तकनीक रहेगी बेहतर? एक कॉल पर मिलेगी पूरी जानकारी। ये साहिवाल गाय कितना दूध दे देती है? देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा किसान का। भारत में मौसम और मॉनसून मिलकर किसानों की तकदीर लिखते हैं। विषय संवाद का। कैपेसिटी नहीं है उसकी इतनी। मंथन विचारों का। किसी को खाता खोलने से मना नहीं किया जाता। देखिए वाद संवाद सोमवार से बुधवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, हमें आपसे थोड़ी सी शिकायत है। भाई, हमने इतनी बार आपको हमारा पता दिया है और हम चाहते हैं कि आपकी जितनी भी जिज्ञासाएं हैं आप हम तक पहुंचाएं। अभी भी देर नहीं हुई है, जल्दी से कॉपी पेंसिल लीजिए और हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, शामला हिल्स, भोपाल, पिन कोड 462013।
इसी के साथ साथ यदि आप चाहें तो हमें ईमेल भी लिख सकते हैं। ईमेल लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है www.krishidarshanbhopalmp@gmail.com। तो किसान भाइयों, आपके पत्रों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे आज्ञा लेने का। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कृषि संबंधी एक नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।